साउथ अफ्रीका टी20 लीग का फाइनल मुकाबला जो कि खेला जाएगा डरबन सुपर जायंट और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच में न्यूलैंड्स केप टाउन में। दोस्तों अगर न्यूलैंड्स केप टाउन की पिच की मैं बात करूं तो ये एक बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट है। यहाँ पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों को ही मदद मिलती है। इस वेन्यू पे बड़े बड़े रन्स बनते हैं, बॉल बैट पे आसानी के साथ आता है और बैट्समैन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है कि जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसको शुरुआत में एक एज मिलता है कि इनके तेज गेंदबाजों को शुरू में सीम और स्विंग यहाँ पे मिलता है। अगर उन गेंदबाजों ने इसका फायदा उठा लिया तो वो सामने वाली टीम को निश्चित ही मुश्किल में डाल सकते हैं। बट अगर सामने वाली टीम के बल्लेबाज थोड़ा सा संभल के खेल गए और 3 से 4 बार उन्होंने यहाँ पे निकाल लिए बिना विकेट खोए तो वो बॉलिंग करने वाली टीम पे पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। और सेकंड बैटिंग की बात करूं तो वहां पे बैट्समैन को थोड़ा ज्यादा एज मिलता है। अब दोस्तों अगर हेड टू हेड की बात करें तो डरबन सुपर जायंट्स और सनराइजर ईस्टर्न केप टाउन एक दूसरे के सामने 5 बार भिड़े हैं, जिसमें 3 बार सनराइजर ईस्टर्न केप ने बाजी मारी है, वहीं डरबन सुपर जायंट्स को मात्र 1 बार जीत नसीब हुई है। अब दोस्तों अगर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो डरबन सुपर जायंट्स ने अपने इस टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, बट बीच में उनको लगातार 2 हार मिली है। बट फिर से उन्होंने अपनी पटरी पे वापस आए हैं और क्वालिफायर 2 मुकाबला भी जोबर सुपर किंग्स को हराने के बाद उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। बट एक यहाँ पे बात यह आती है कि सनराइजर ईस्टर्न केप ने ही इनको क्वालिफायर 1 में हराया था और फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। तो जो साइकोलॉजिकल एज है वो यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप के पास है, क्योंकि इनके खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं डरबन सुपर जायंट्स की तो उन्हें अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 1 में जीत मिली है, मतलब रिसेंटली 1 में जीत हासिल करी है। 2 मुकाबले वो लगातार हारे हैं और फिर आखिरी के 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। मतलब देखा जाए तो 5 में से 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है, वहीं 3 में उनको जीत हासिल हुई है। अगर मैं सनराइजर ईस्टर्न केप की रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 5 में से 5 मुकाबले वो जीत के आ रहे हैं, लगातार कमाल की फॉर्म में है, एक विनिंग मोमेंटम उनके साथ में है। बस उनको 1 मुकाबला और जीतना है और बैक टू बैक 2 सीजन के विनर बन जाएंगे। वहीं डरबन सुपर जायंट्स के पास ये मौका है कि अगर वो साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ते हैं और सनराइजर्स ईस्टर्न केप को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपना पहला ट्रॉफी उठाएंगे साउथ अफ्रीका टी20 लीग के दूसरे संस्करण का। दोस्तों आगे बात करते हैं वेन्यू की, तो न्यूलैंड्स केप टाउन में अब तक कुल 51 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 25 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, वहीं चेस करने वाली टीम को 24 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। तो इस स्टेट से ये समझ में आता है कि टॉस का उतना कोई खासा रोल रहने वाला नहीं है। चाहे आप बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग सेकंड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छी क्रिकेट खेलिए तो ये मतलब टूर्नामेंट की ट्रॉफी आपके कैबिनेट में दिखाई देगी। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो वह यहाँ पे 152 रन रहता है। हाईएस्ट टोटल की बात की जाए तो वो है 202 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल की अगर बात की जाए तो वो है 58 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। दोस्तों अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए इस वेन्यू पे तो 150 से कम स्कोर यहाँ पे 21 बार बन चुका है, वहीं 150 से 170 का जो स्कोर है वो 17 बार टीमें बना चुकी हैं। और 190 प्लस की बात करें तो वो मात्र 2 बार बना है, यानी कि यहाँ पे 190 से ज्यादा स्कोर तो बहुत कम बनते हैं, बट ये है कि 150 से 170 के बीच में स्कोर बनने के चांसेस हैं इस फाइनल मुकाबले में। और अगर सनराइजर ईस्टर्न के पहले बॉलिंग कराता है तो हो सकता है कि 150 से कम का भी स्कोर बने, क्योंकि उनके बॉलर्स बेहतरीन फॉर्म में हैं। अब दोस्तों अगर रीसेंट मैच के कुछ स्टैट की मैं बात करूं तो मुकाबला यहाँ पे खेला गया था सनराइजर ईस्टर्न केप और डरबन सुपर जायंट्स के बीच में, जो कि था आपका क्वालिफायर नंबर 1। उसमें सनराइजर ईस्टर्न केप को जीत हासिल हुई थी। सनराइजर ईस्टर्न केप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, जिसको कि डरबन सुपर जायंट्स हासिल नहीं कर पाया था और मात्र 106 रन के ऊपर उनकी पूरी टीम ढेर हो गई थी। इस मुकाबले में दोस्तों पेसर्स को 12 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेटें हासिल हुई थी। वही मैं बात करूं दूसरे मुकाबले की तो वो खेला गया था MICT और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में, जिसमें MICT ने 163 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था 167 रन बना के, वो भी 6 विकेटों के नुकसान पे। अगर बात की जाए यहाँ पे विकेटों की तो पेसर्स ने इस मुकाबले में कुल 9 विकेटें हासिल करी थी, वहीं स्पिनर्स को यहाँ पे 6 विकेटें मिली थी। आखिरी जो मुकाबला है वो खेला गया था MICT और जोबर सुपर किंग्स के बीच में, जो कि बारिश की वजह से प्रभावित मैच था, जिसमें MICT ने 80 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे, और DL मेथड लगाने के बाद टारगेट जो था जोबर सुपर किंग्स के सामने वो दिया गया था 97 रन, जिसको कि 8 ओवरों में उनको पूरा करना था, और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ बिना कोई विकेट खोए 8 ओवरों में 98 रन बना के मुकाबला 10 विकेटों से अपने नाम किया था। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो इस पूरे मुकाबले में 1 विकेट पेसर को मिली थी और 2 विकेटें स्पिनर्स को मिली थी, जो कि इमरान ताहिर को मिली थी। बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 विकेट पा गए थे। टोटल मैं विकेटों की बात करूं इस वेन्यू पे
तो अगर मैं पेसर्स की बात करता हूं इन 3 मुकाबलों में, तो पेसर्स को कुल मिला के यहाँ पे मिले हैं 22 विकेटें, और वहीं मैं अगर स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स को यहाँ पे मिले हैं 12 विकेटें। तो यानी देखा जाए तो ये वेन्यू जो है वो पेसर फ्रेंडली है, तो पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलती है और ज्यादा विकेटें भी मिलती हैं। वहीं अगर आपके स्पिनर्स टॉप क्वालिटी के हैं तो वो यहाँ पे ज्यादा विकेट भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा स्टैट। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सीधे जाइए, सर्च बॉक्स में जाइए और डालिए फैक्चुअल तरुण, आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं हम आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हम आपको फाइनल टीम अपनी प्रोवाइड कराते हैं, मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ हम आपको पिच रिपोर्ट, कंफर्म प्लेइंग 11 सब कुछ आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और मजे की बात तो यह है कि ये एकदम फ्री है। दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि डरबन सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो डरबन सुपर जायंट्स ने अपनी प्लेइंग 11 में एक चेंज किया था, वो चेंज था आपके टोनी डी जॉर्जी, जो काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें क्वालिफाइड 2 मुकाबले में ड्रॉप कर दिया गया था और अपनी ओपनिंग वाली प्लेस पे क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई थी। साथ ही साथ उनकी जगह पे भानुका राजपक्षे को टीम में शामिल किया गया था, जिन्होंने अपने चयन को बिल्कुल सही साबित किया और बेहतरीन 38 रनों की पारी खेली थी। अगर आप प्लेइंग 11 देख लेते हैं तो क्विंटन डिकॉक और मैथ्यू ब्रेस्की आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको जेजे स्मर्ट्स खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद भानुका राजपक्षे, उसके बाद आपको नजर आएंगे हेनरिच क्लासन, वियान मल्डर, ड्वेन प्रिटोरियस, केशव मारा, जूनियर डाला, नवीन उल हक, और मैंने यहाँ पे रीस टॉपली की जगह पे नूर अहमद को जगह दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वेन्यू पे स्पिनर्स को कहीं ना कहीं थोड़ी मदद है और रीस टॉपली उतने कारगर साबित नहीं हुए थे पहले क्वालिफायर में। और पिछले मुकाबले में जोबर सुपर किंग्स के सामने ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, मात्र 1 विकेट हासिल किया था। तो इसके चलते मुझे लगता है कि नूर अहमद की वापसी इस टीम में हो सकती है, क्योंकि नूर अहमद सामने वाली टीम को ट्रबल में डाल सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं नूर अहमद की वापसी इस टीम में होती हुई नजर आ रही है, इसलिए मैंने नूर अहमद को अपनी टीम में जगह दी है। दोस्तों आइए एक एक करके इन प्लेयर्स का स्टैट देखते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं कि क्या फॉर्म रहने वाली है, हमें किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, क्या हमारे लिए फायदेमंद होगा और क्या फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्विंटन डिकॉक से। दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने पिछले क्वालिफायर में अपनी ओपनिंग स्लॉट को वापस हासिल किया था, अदरवाइज इस पूरे टूर्नामेंट में सर इनिशियली एक आधा मुकाबला ओपन किया है, उसके अलावा ये 3 नंबर पे ही खेलते हुए नजर आए हैं और 3 नंबर पे काफी स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए हैं। मैं लास्ट मुकाबले की बात करूं तो उसमें भी बिल्कुल आउट ऑफ टच में लग रहा था क्विंटन डिकॉक, एज लग रहा था, कहीं कुछ करके 2-4 बाउंड्रीज इनने मारी हैं। स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसमें 23 रन भी हैं, बट वो 23 रन कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेरी नजर में क्विंटन डिकॉक बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और सामने वाली टीम में जिस तरह के बॉलर्स हैं तो मुझे नहीं लगता क्विंटन डिकॉक कुछ खाता परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बाकी प्लेयर बड़े हैं, चलने को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी चल सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल लीग बना रहे हैं, तो स्मॉल लीग खेल रहे हैं, तो स्मॉल लीग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनके साथ जाएं। हाँ अगर आप बहुत भारी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में रख सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, सीवीसी भी आप ट्राई कर सकते हैं। भाई ये ट्रम साबित हो सकता है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है और सीवीसी भी लोग इनको ज्यादा नहीं बना रहे हैं। मैं रिसेंट फॉर्म की अगर इनकी बात करूं तो वो 23 रन है, फिर 16 रन, फिर 6 रन, एक मुकाबले में खाली 83 रनों की पारी आई थी। उसके अलावा पूरा टूर्नामेंट उनके लिए फीका गया है। आगे मैं बात करता हूँ मैथ्यू ब्रेस्की की। तो भाई ये फिक्स प्लेयर है, कंफर्म प्लेयर है, आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा, चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं या फिर आप जीएल खेल रहे हैं। मैथ्यू ब्रेस्की आपकी टीम में होने चाहिए। हालांकि लास्ट 2 मुकाबले इनके फीके गए हैं, जिसमें 12 और 9 रनों की पारी आई, वरना उसके अलावा ये टूर्नामेंट बिल्कुल शानदार गया है। एक मैच में 73 रन की पारी, 78 रन, फिर 12 रन, फिर 48 रन। कभी कभी होता है फॉर्म में थोड़ा सा ड्रॉप आता है, बट इतने खराब फॉर्म में है नहीं। 2 मैच फीके गए हैं और जाहिर सी बात है सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा नीचे आया है, बट इनको ड्रॉप करने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये चलेंगे तो बहुत लंबा चलेंगे और फाइनल मुकाबला है। और अगर इस मुकाबले में ये चल गया तो डरबन सुपर जायंट निश्चित ही ये मुकाबला जीत जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में मैं देखूं भानुका राजपक्षा। तो भाई अच्छी चॉइस है, पिछले मुकाबले में तो ये ट्रम्प प्लेयर थे और इस मुकाबले में सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ा है, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, चाहे जीएल हो या स्मॉल लीग हो। ये एक अच्छी चॉइस बनते हुए नजर आ रहे हैं बैटिंग के मामले में। मिस एंड हिट एंड मिस वाले टाइप के बैट्समैन है, बट चलते हैं तो अच्छा खेलते हैं और ताबड़तोड़ खेलते हैं। वही बात करूं मैं जेजे स्मर्ट्स की, तो भाई टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, बेहतरीन फॉर्म थी, बट रिसेंट 2 मुकाबले में उतने इनके बैट से रन नहीं आए हैं। 11 रन और उसके साथ में 0 रन आए थे। आपके पहला क्वालिफायर जो खेला था वो यहाँ पे मिस हो गया स्टैट, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर 55 रन की पारी, फिर 21 रन, फिर 30 रन, फिर 15 रन, फिर 52 रन, 1 विकेट, फिर 26 रन, फिर 9 रन, फिर 0 रन। तो आप चाहे तो उनको टीम में रख सकते हैं, बट इनको आप टीम में एज एन ऑलराउंडर नहीं, एज एन बैट्समैन ही रखिएगा, क्योंकि ये बॉलिंग डाल नहीं रहे हैं।
मजबूरी में एक आधा ओवर डाल देते हैं और उसमें भी कोई विकेट है नहीं, तो बॉलिंग है डाल, लेकिन आप एज अ बैट्समैन इनको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। आगे मैं बात करूँ डोइन पिटोरेस की, तो ऑलराउंडर है। अगर आप चाहते हैं किसी टीम से कि एक बॉलर और एक बैट्समैन प्रॉपर दोनों मिल जाए तो आप डोइन पिटोरेस के साथ जा सकते हैं। हालांकि बैट से इनका कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बट बॉलिंग से ये विकेट निकाल रहे हैं सामने वाली टीम के, और डेथ ओवर डालने आते हैं, 8 ओवर के बाद डालने आते हैं, तो विकेट लेने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, अगर सामने वाली टीम पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में डोइन पिटोरेस बहुत ही कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स में बैट्समैन हिट करने जाते हैं और उस कंडीशन में इनकी यॉर्कर्स और स्लोवर डिलीवरी अच्छी डालते हैं, तो डोइन पिटोरेस एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं आपके लिए स्मॉल लीग के लिए। तो मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म की, तो पिछले मुकाबले में बैट से तो 3 रन बनाए थे, लेकिन 2 विकेटें हासिल करी थी, फिर 7 रन 1 विकेट, फिर 7 रन 1 विकेट, फिर एक मुकाबले में 23 रन। तो मतलब बैट से ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका नहीं है, लेकिन बॉलिंग से अच्छे परफॉर्मेंस है, विकेटें मार रहे हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वही बात करें हेनरिच क्लासन की, तो भाई ये कंफर्म प्लेयर है, आप इनको ड्रॉप करने की गलती करेंगे तो समझ लीजिए आप अपना स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो उससे हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि हेनरिच क्लासन अच्छी फॉर्म में है, बैक टू बैक रन आ रहे हैं, और लास्ट मुकाबले में तो उन्होंने जोबर सुपर की भखिया उधेड़ दी, 74 रन की पारी खेली थी 30 बॉलों में, फिर 40 रन की पारी आई, फिर 30 रन, फिर 50 रन, फिर 30 रन। एक मुकाबले में सिर्फ फ्लॉप हुए थे जिसमें 6 रन बनाए थे, फिर 31 रन। तो मतलब ये अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल लेके चलिएगा और बिल्कुल भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। वही बात करूं वियान मुल्डर की, तो भाई ये भी प्रचंड फॉर्म में है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग से उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, पर बैटिंग से आपके डरबन सुपर जायंट्स के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं, रामबाण भी बोल सकते हैं या तारनहार टाइप साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी मारी थी, 1 विकेट भी लिया है, फिर 59 रन बनाए हैं, फिर 3 रन 1 विकेट है, फिर 38 रन है, फिर 52 रन है, बैट से बैक टू बैक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन है, साथ ही ट्रम्प भी साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में, तो आप वियान मुल्डर के साथ निश्चित जा सकते हैं, ये अच्छे पॉइंट्स आपको देंगे। वही बात करूं मैं केशव महाराज की, तो केशव महाराज अच्छे बॉलर हैं, ठीक ठाक बॉलर हैं, बहुत खतरनाक बॉलिंग तो नहीं कराते कि 5 विकेट लेके चले जाएं, बट डिसेंट से बॉलर है, आप इनको जेल में ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म पिछले मैच में तो एक भी विकेट नहीं मिला था, फिर विकेटलेस गए थे उससे पहले, फिर 8 रन 2 विकेट। क्वालिफायर 1 में जब ये दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी तो उस मैच में 2 विकेटें हासिल करी थी केशव महाराज ने, वो भी इसी वेन्यू पे, और ये वेन्यू इनको पसंद भी बहुत ज्यादा है, तो आप केशव महाराज को बिल्कुल अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं, और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जेल में आप इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। वही बात करूं मैं जूनियर डाला की, तो भाई ये तो फिक्स प्लेयर है, अगर आप इनको क्यों ही किस बेसिस पे आप इनको ड्रॉप करेंगे, 3 मुकाबले इन्होंने खेले, 3 मुकाबलों में इस बंदे के 11 विकेटें हैं, मतलब आप समझ रहे हैं जूनियर डाला की परफॉर्मेंस, सिर्फ 3 मुकाबलों में 11 विकेटें हैं। लास्ट मुकाबले जोबर सुपर किंग्स के सामने 4 विकेटें हैं, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट, और 2 विकेट यहाँ पे एक और है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्वालिफायर 1 की वो डाटा माई स्लाइड मिस हो गया, उसमें 2 विकेटें हासिल करी थी, मतलब 9 2 11 5 16 विकेटें हैं इस बंदे की 4 मुकाबलों में, तो जूनियर डाला क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मैं बात करूं मैं नूर अहमद की, तो रिसेंट ठीक है, और सनराइजर ईस्टर्न केप के भी 2 विकेट अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फिर 1 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट अगर ये खेलते हैं तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वही बात करूं मैं नवीन उलहक की, तो आप इनको जीएल में ले सकते हैं और एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, हिट एंड मिस वाले बॉलर हैं, लास्ट मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस से 2 विकेट लिए थे, फिर विकेट लेस गए थे, फिर 10 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, तो एक विकेट लेते हैं, ऐसा कोई तूफानी बॉलर नहीं है, एक आधा विकेट आपको लेके दे देंगे। आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी, स्मॉल लीग से आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, बट जीएल में आप इनको लेके रिस्क ले सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरी प्लेइंग 11 में मैं बात करूं कुछ फिक्स प्लेयर और कुछ हिट एंड मिस वाले प्लेयर की, तो देखिए मैथ्यू ब्रेस्की को ड्रॉप मत करिएगा, साथ ही साथ आप हेनरिच क्लासन को ड्रॉप मत करिएगा, वही जूनियर डाला को ड्रॉप मत करिएगा, और वियान मुल्डर, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं आप जिनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, क्योंकि देखिए वियान बैट्समैन इसमें हो जाते हैं, ब्रेस्की आपके एक बैट्समैन हो गए, दूसरे हेनरिच क्लासन के साथ एक एज ये हो जाता है कि इनकी बैटिंग आप मान के चलो आनी है अंटिल अनलेस एक विकेट ना गिरे, टॉप ऑर्डर चल जाता है मान लो तो भी क्लासन को प्रमोशन मिल जाता है, और टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो भी क्लासन की बैटिंग तो आई जाती है, क्योंकि 3 से 4 से 5 नंबर पे ही खेलते हैं, तो हर सीजन मतलब हर कंडीशन में आपको क्लासन की बैटिंग मिलेगी। तो ब्रेस्की, हेनरिच क्लासन 2 प्योर बैट्समैन, फिर वियान मुल्डर, ये प्रॉपर बैट्समैन हो गए, प्लस आपको ये 1 से 2 ओवर तो करके ही देंगे, अगर पहले ओवर में विकेट मिल गई तो दूसरा ओवर भी ये कराएंगे, तो 2 ओवर इनके मिल गए, प्लस जूनियर डाला ये भी फिक्स है, तो 4 ओवर ये पूरे कराएंगे जूनियर डाला, तो आप मान के चलिए 4 से 6 ओवर तो आपको यही से मिल जाएंगे फिक्स प्लेयर में, तो 2 3 4 प्लेयर आपके डरबन सुपर जायंट से फिक्स हो गए, और 3 प्लेयर आपके हो जाएंगे सनराइजर ईस्टर्न केप से फिक्स, तो 7 प्लेयर आपको मिल जाएंगे, फिर 4 प्लेयर में आप खेलते रहो, चाहे आपको स्मट्स के साथ जाना है आप स्मट्स के साथ जाओ, आप नूर अहमद के साथ जाओ, आप केशव महाराज के साथ जाओ,
जैसे चेंजेस कर सकते हैं आप अपनी टीम के साथ। तो दोस्तों ये था डरबन सुपर जायंट्स का पूरा एनालिसिस। अब चलते हैं और हम देख लेते हैं कि सनराइजर ईस्टर्न केप के क्या हाल है। दोस्तों अगर मैं सनराइजर ईस्टर्न केप की बात करूं तो इस टीम में आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे क्वालिफायर 1 से। अगर एक चेंज ये टीम कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि करेगी, तो शायद साइमन हार्मर को ड्रॉप करके वो स्वप्न पॉल के साथ चले जाएं, क्योंकि साइमन हार्मर कुछ भी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं इनकी टीम में। तो दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 की तो डेविड मलान और जॉर्डन हरमन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको एडन मार्करम नजर आएंगे, फिर ट्रिस्टन स्टफ नजर आएंगे, फिर पैट्रिक क्रूगर, लियाम डॉसम, टॉन एबेल, मार्को येंसन, साइमन हार्मर, ओटनियल बार्टमर और डेनियल वॉरल। साइमन हार्मर शायद चेंज किए जा सकते हैं स्वप्न पॉल से, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे और हार्मर कुछ खास विकेटें मार नहीं रहे हैं। अगर दोस्तों वाकई में आपको रिस्क लेना है तो आप साइमन किसी जीएल की एक टीम में साइमन हार्मर को वाइस कैप्टन बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत डाउन हुआ है और डरबन सुपर जायंट के सामने एक मुकाबले में 4 विकेटें मार भी चुके हैं। तो हो सकता है कल के मुकाबले में मार जाए। अगर खेलते हैं तो आप इनको रिस्क ले सकते हो किसी एक जीएल की टीम में, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। अब एक एक करके प्लेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हो तो भाई डेविड मलान लास्ट मुकाबला जो खेले डरबन सुपर जायंट के सामने तोड़ के रख दिया था। 63 रनों की शानदार पारी आई थी। उसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस रहे नहीं है। 19 रन, 2 रन, 40 रन, 18 रन, 6 रन, 1 रन, 2 रन, और इस वेन्यू पे इनकर आंकड़े भी काफी अच्छे हैं। तो आप इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कर सकते हैं। जीएल में आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करूं मैं जॉर्डन हरमन की, तो वेन्यू पे उनके भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। बाकी इनको ना स्टार्ट मिल रहे हैं, 21 रन की पारी, 36 रन की पारी, फिर 11 रन, फिर एक सेंचुरी भी आई थी, फिर 2 रन, 8 रन, 20 रन, 25 रन, मतलब वो स्टार्ट मिलते बस उनकी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि फाइनल मुकाबले में शायद बड़ी पारी इनसे हमको देखने को मिल जाए। तो आप एक काम करिएगा कि दोनों ओपनर लेके तो मत चलिएगा, और ऐसे लेके चलिएगा अल्टरनेट वाइज की, एक में मलान ले लिया, एक में जॉर्डन हरमन ले लिया, और मलान को आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। हरमन को तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और थोड़ी यूनिक टीम बनाना चाहते हो तो आप हरमन के ऊपर रिस्क ले लो कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसी एक टीम में बना लो। अदरवाइज कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे तो बनते नजर नहीं आ रहे हैं। वही बात करें एडन मार्करम की, तो भाई प्रचंड फॉर्म में और जेजे स्मर्ट्स का क्या कैश लिया था भाई साहब इन्होंने। 30 रन, 37 रन, 9 रन, 54 रन। हालांकि एडन मार्करम का मैं एक चीज बता दूं कि ये बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें आपको लेना है तो एज अ बैट्समैन ही ट्राई करिएगा, और सबसे सेफेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के फॉर्म में आप इनको ले सकते हैं। अगर आप सेफ टीम खेलना है, चाहे स्मॉल लीग की हो या ग्रैंड लीग की हो, तो आप एडन मार्करम के साथ जा सकते हो। उसका ट्रिस्टन स्टफ्स भी ठीक ठाक फॉर्म में, पर कोई बड़ी परफॉर्मेंस इनके बैट से नहीं आ रही है। 13-14 रन, 19 रन, 22 रन, 23 रन, 35 रन, 66 रन, एक पारी में आए थे 11 और 55। तो ओके सो परफॉर्मेंस है। आप चाहे तो इनको ले सकते हैं, चाहे तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। वही बात करूँ मैं पैट्रिक क्रूगर की, तो यार उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। बल्ले से केवल एक परफॉर्मेंस आई है, बॉलिंग से एक परफॉर्मेंस आई है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। हाँ, डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं पैट्रिक क्रूगर। अगर आप जीएल की टीम बना रहे हैं तो इनको सीवीसी ट्राई, कैप्टन तो नहीं बोलूंगा बट वाइस कैप्टन ट्राई करके आप अपनी टीम को यूनिक बना सकते हैं। और चल गए तो फिर आपका काम बन जाएगा, और नहीं चले तो फिर कोई बात नहीं, रिस्क तो हम ले ही रहे थे। वही बात करूं लियाम डॉसन की, तो बेहतरीन बॉलर है भाई, विकेटलेस नहीं आते हैं, 4 के 4 पूरे ओवर डालते हैं। तो लास्ट मुकाबले में भी 9 रन देके 2 विकेट हासिल किए थे, 1 विकेट, एक रन, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो अच्छे बॉलर हैं। अगर आप किसी स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं सनराइजर ईस्टर्न केप के लिए, तो आप लियाम डॉसन को ट्राई कर सकते हैं। मैं वही बात करूँ टॉम एबेल की, तो इस टीम के सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन अगर कोई है तो वो टॉम एबेल है। लास्ट मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, केशव महाराजा ने इनको एलबीडब्ल्यू कर दिया था। उसके अलावा पूरा सीजन इनका बेहतरीन गया, 46 रन, 26 रन, 60 रन, फिर 31, फिर 1, फिर 65। तो आप टॉम एबेल के साथ जा सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मार्को एंसन की, तो भाई ट्रम्प प्लेयर है। लास्ट मुकाबले में बैटिंग से तो उतनी परफॉर्मेंस इनने नहीं दी थी, बट बॉलिंग में 4 विकेटें इन्होंने हासिल करी थी। उससे पहले वाले मुकाबले में 72 रन बना के 2 विकेट हासिल करी थी, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 रन, 1 विकेट। तो अगर सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो एक एडन मार्करम इनकी टीम से है और एक इनकी टीम से मार्को एंसन है। अगर आप सेफ टीम बनाना चाहते हैं स्मॉल लीग की भी, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते बात करें बॉलिंग में साइमन हार्मर की, तो मैंने बोला ना ये सबसे बड़े ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं और सबसे बड़ा रिस्क भी ये हो सकता है। रिस्क तो आप अगर इनको सीबीसी बना के छोड़ दो अपनी जीएल की एक टीम में, और इन्होंने कहीं 3 से 4 विकेट ले लिए, तो आपकी टीम टॉप पे आ जाएगी। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 0 विकेट है, फिर एक मुकाबले में 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर एक मुकाबले में 4 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। फिर मैं बात करूं ओटनियल बार्टमैन की, तो रिसेंट फॉर्म कमाल का है, 2 विकेटें, 2 विकेटें, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट। एक ही मेरा स्टैट छूट रहा है, इन्होंने 4 विकेटें मारी हैं सनराइजर ईस्टर्न केप के खिलाफ, डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ भी क्वालिफायर 1 में। तो बेहतरीन फॉर्म में, गजब की फॉर्म में है इस समय, बिल्कुल बोनांजा लगा हुआ है। तो अब ओटनियल बार्टमैन को बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। वही बात को डेनियल वॉरल की, तो अच्छे प्लेयर हैं,
एक आधा विकेट तो हर मैच में मारते ही है, बट रिसेंट पिछले मुकाबले में एक विकेट चूक गए थे। एक रन 0 विकेट है, उस मैच में विकेटलेस गए थे। अदरवाइज एक विकेट 3 विकेट 1 विकेट। तो ये भी मतलब कि इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज ना नीचे ड्रॉप हुआ है। सिलेक्शन परसेंटेज जो डेनियल वॉरेल का है वो ड्रॉप हुआ है, नीचे आया है। इस वजह से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये मेरी फिक्स प्लेयर की सूची में रहते थे, पर अब ये फिक्स प्लेयर की सूची में नहीं है। अब ये ट्रायल प्लेयर में आ गए हैं कि इनको ऑप्शन में रखिए, इनको लीजिए या इनको छोड़िए वाले में। बट अगर मैं इस टीम से फिक्स प्लेयर की बात करूं तो जरा कलर चेंज कर ले, तब आपको बताते हैं। फिक्स प्लेयर की बात करूं तो वो रहेंगे हमारे एक बार्टमैन हो गए। चलिए इधर बताते हैं आपको। मैं फिक्स प्लेयर की अगर बात करूं तो फिक्स प्लेयर में हमारे ओटिनियल बार्टमैन रहेंगे, उसके बाद मार्को येंसन रहेंगे, एडेन मार्करम रहेंगे। यहाँ से हमारे 3 प्लेयर फिक्स रहने वाले हैं। तो उधर से 4, इधर से 3, यानी 4-3 हमारे हो गए, 7 प्लेयर तो हमारे हो गए फिक्स। उसके बाद हम 4 प्लेयरों में 2 प्लेयर डरबन सुपर जायंट्स के हिट एंड ट्रायल में लेंगे और 2 प्लेयर हम यहाँ से लेंगे सनराइजर ईस्टर्न केप में। जैसे एक बैट्समैन में हम ले लेंगे इधर जॉर्डन हरमन हो गए, प्लस मान लो टॉम एबल हो गए, तो 1-2। बॉलिंग में बार्टमैन और मार्करम 4, एडन मार्करम हो गए 5, और उधर से प्लेयर हो गए 4, 9। 2 प्लेयर उधर से हम ले लेंगे। तो कुल मिला के हमारी एक अच्छी प्लेइंग 11 आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था दोनों टीमों का एनालिसिस। अब चलते हैं कुछ स्टैट्स की तरफ और देख लेते हैं कि इस वेन्यू पे बेहतरीन 3 बैट्समैन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें जॉर्डन हर्मर की। मैंने बताया इस वेन्यू पे उनके आंकड़े काफी अच्छे, 2 मैच में 63 की औसत है और 156.79 का स्ट्राइक रेट है। तो रन आते हैं जॉर्डन हर्मर के बल्ले से इस वेन्यू पे। वहीं बात की जाए डेविड मलान की, तो डेविड मलान के भी आंकड़े बहुत अच्छे, 5 मैचों में 50 की एवरेज है, 148.52 का स्ट्राइक रेट है, और लास्ट मुकाबले में 70 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, जिसके चलते डरबन सुपर जायंट्स ये मुकाबला हार गए थे। तो मैं बता रहा हूँ आप इनमें हरमन और डेविड मलान दोनों को अल्टरनेटली ट्राई कर सकते हैं, स्वैप करके कि एक टीम में हरमन ले लिया, एक टीम में मलान ले लिया। दोनों को एक साथ लेना ओपनर तो थोड़ा रिस्की होता है। बाकी आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। वही बात करूँ मैथ्यू ब्रेस्की की, तो उनके भी आंकड़े वेन्यू पे ठीक है। 3 मैच खेले, 38.3 का एवरेज है और 126.37 की स्ट्राइक रेट है। हालांकि ब्रेस्की का सीजन बहुत अच्छा था, बस लास्ट 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। तो थोड़ा आप इनके बारे में सोच सकते हैं, लेना है कि नहीं लेना है, सीवीसी बनाना है कि नहीं बनाना है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बॉलर्स की इस वेन्यू पे, तो बॉलिंग के भी आंकड़ों में मैं बात करूं तो ऐसे क्या है कि स्पिनर्स का यहाँ पे थोड़ा बोल बला रहा है। एस्टन आगार जो अभी तक खेले नहीं है, रिप्लेसमेंट आए हैं मार्कस स्टोइनिस की टीम में, तो एक मुकाबला खेला है, 3 विकेटें हासिल करी हैं और 4 की इनकी इकॉनमी है। वही बात करूँ मार्कस स्टोइनिस की, वो तो है ही, तो फिर क्या ही बात की जाए। फिर भी बता देता हूँ, एक मैच में 3 विकेटें हासिल करी, 4.5 की इकॉनमी है। और अगर नूर अहमद की बात की जाए तो इस वेन्यू पर उनके आंकड़े भी काफी अच्छे हैं। 2 मैचेस से टीम से बाहर चल रहे हैं, तो हो सकता है शायद नूर अहमद की वापसी हो। अगर वापसी होती है तो क्या ही बात है, नहीं होती है तो रीस टॉपली तो इनकी जगह टीम में है ही। तो एक मैच खेला है, उस पर 3 विकेटें यहाँ पे हासिल करी हैं 5.5 की इकॉनमी से। तो नूर अहमद अगर खेलते हैं तो हॉट पिक होंगे हमारे लिए, क्योंकि ये मैच का रुख अकेले ही बदलने में सक्षम है। दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या टीम बनाई है अपनी। तो अगर मैं टीम की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको कहाँ दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। यहाँ पे आपको फाइनल टीम प्रोवाइड हम कराएंगे मैच से कितनी देर पहले, मैच शुरू होने के 20 मिनट पहले हम आपको यहाँ पे अपनी फाइनल टीम प्रोवाइड करा के देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी टीम की जो हमने बनाई है अभी के हिसाब से। तो ये है मैथ्यू ब्रेत्सकी और ट्रिस्टन स्टब्स हमारी टीम में रहेंगे, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स एज एन विकेट कीपर और मैथ्यू ब्रेत्सकी एज अ बैट्समैन रहने वाले हैं। आगे मैं बात करूँ तो हेनरिच क्लासिंग और जॉर्डन हरमन, फिर जेजे स्मर्ट्स, डेन प्रेटोरियस, एडन मार्करम और मार्को येंसन, जिसमें एडन मार्करम कैप्टन और मार्को येंसन हमारे वाइस कैप्टन होंगे। बॉलिंग की बात करूं केशव महाराज, जूनियर डाला और ओटिनियल बार्टमैन। तो ये हमारी बॉलिंग है, पूरी टीम प्लेइंग 11 रहने वाली है। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि ये हमारी फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। फाइनल प्लेइंग 11 आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे मैच से 20 मिनट पहले। तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और दोस्तों टॉस के टाइम में पता चलेगा और इसमें मैं कुछ चेंजेस भी करता हुआ नजर आऊंगा। अगर डरबन सुपर जायंट्स सेकंड बैटिंग करेगी उस कंडीशन में मैं केशव महाराज के साथ जाऊंगा, और अगर डरबन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करेगी तो उस कंडीशन में मैं केशव महाराज की जगह अगर नूर अहमद खेलेंगे तो मैं नूर अहमद को लूंगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको लियान डॉसम भी नजर आ सकते हैं। वही में हो सकता है जेजे स्मर्ट्स को ड्रॉप करके भानुका राजपक्षे के साथ भी चला जाऊं, या फिर मैथ्यू ब्रेत्सकी को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे वियान मल्डर को अपनी टीम में शामिल कर लूं। तो ये भी अच्छी चॉइस है।
रही बात सीवीसी की, तो देखिए इन दोनों टीमों में बहुत सारी चॉइसेस है, पर अगर सेफ की बात करें तो सेफ सीवीसी की चॉइस तो एक एडेन। अगर देखिए डर्बन सुपर जायंट्स पहले खेलता है तो उस कंडीशन में आप हेनरिच क्लासन को भी ट्राई कर सकते हैं और वियान मल्डर को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर डर्बन सुपर जायंट चेस करने आता है तो उस कंडीशन में आप ओटिनियल बार्टमैन, एडेन मार्करम और जॉर्डन हरमन इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो अपडेट होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ मैच से 20 मिनट पहले हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, कंफर्म प्लेइंग 11 वगैरह। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और आइए मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा विन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।